बच्चों, हम कक्षा 11 की हिंदी पढ़ रहे हैं। हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम है अभिव्यक्ति और माध्यम, जिसके अंतर्गत जो कि हिंदी अनिवार्य और हिंदी साहित्य दोनों के अंतर्गत आती है। इसमें हम व्यवहारिक लेखन को जान रहे हैं। हमारा अध्याय 14 है और कार्यालयीय लेखन और उसकी प्रक्रिया, कार्यालयीय लेखन और उसकी प्रक्रिया के बारे में हम यहाँ पढ़ रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने एक औपचारिक पत्र के बारे में पढ़ा जो एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को लिखा गया, यानी क्षेत्रीय कार्यालय से महानिदेशालय को वो पत्र लिखा गया और उस पत्र में क्या ध्यान देने योग्य बातें थी वो हमने देखी। साथ ही हमने उस पर कुछ टिप्पणी भी देखी, यानी उस पत्र को आने के बाद में महानिदेशालय में उसके ऊपर एक सहायक अधिकारी के द्वारा टिप्पणी लिखी गई थी। आज हम उसके आगे का भाग देखेंगे। तो देखो बच्चों, हमने जो टिप्पणी देखी, जो टिप्पणी जिस सहायक अधिकारी ने लिखी, उस टिप्पणी में क्या क्या ध्यान देने योग्य बातें हैं उसको आज हम यहाँ पढ़ेंगे। किसी भी विचाराधीन पत्र अथवा प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर जो राय, मंतव्य, आदेश अथवा निर्देश दिया जाता है वह टिप्पणी कहलाती है। टिप्पणी क्या है? मतलब एक पत्र आया क्षेत्रीय कार्यालय से निदेशालय के लिए, यानी नीचे के ऑफिस से ऊपर के ऑफिस में एक पत्र आया और उस पत्र के ऊपर पत्र किसके पास गया? पत्र गया एक अधिकारी के पास और अधिकारी ने अपने सहायक अधिकारी को वो पत्र दे दिया कि इसको पढ़ो और इसको पढ़ करके इस पर तुम क्या लिख सकते हो, क्या इस पर तुम आदेश दे सकते हो, क्या इसमें अपना मंतव्य डाल सकते हो और क्या हमको इसमें राय देनी है। इसको पढ़ करके इसके जो नीचे या सामने, मैंने आपको बताया था ना कि फाइल के दो भाग कर लेते हैं। एक भाग पे पत्र को लगा देते हैं, एक भाग पे उसके सामने उसकी टिप्पणी लिख देते हैं कि ये पत्र यहाँ से आया और ये जो पत्र में जो बात लिखी गई है वो कितनी हद तक सही है या पत्र मानने योग्य है या नहीं, इसमें जो बात लिखी गई है। तो जो ये मंतव्य, राय या टिप्पणी, जो निर्देश दिए जाते हैं वह टिप्पणी कहलाती है। यानी पत्र के ऊपर जो पत्र के मतलब जो पत्र आया है उस पत्र के ऊपर हम जो लिखते हैं, ऊपर तो हम ऊपर से मेरा मतलब पत्र के प्रकार में जो हम लिखते हैं कि भाई पत्र किस प्रकार का आया है और इसमें हमें क्या करना चाहिए, वह टिप्पणी कहलाता है। टिप्पणी शब्द अंग्रेजी के नोटिंग शब्द के अर्थ में प्रयोग होता है। हम कहते हैं ना नोटिंग लिख दी, लेटर भेजा और लेटर के ऊपर नोटिंग लिख के भेज दो। टिप्पणी लिखने की प्रक्रिया को हम टिप्पण यानी नोटिंग कहते हैं। अब आपको टिप्पणी भी समझ में आ गई और नोटिंग यानी कि टिप्पण जो ये प्रक्रिया है वो भी आपको समझ में आ गई होगी। कोई भी विचाराधीन पत्र अथवा कोई भी प्रकरण हो उसको निपटाने के लिए हम जो अपनी राय देते हैं, जो निर्देश देते हैं, जो आदेश देते हैं, जो मंतव्य देते हैं वह टिप्पणी कहलाती है। और टिप्पणी शब्द है जो अंग्रेजी का एक नोटिंग शब्द है। टिप्पणी लिखने की प्रक्रिया को हम टिप्पण कहते हैं यानी नोटिंग कहते हैं। टिप्पणी का उद्देश्य उन तथ्यों को स्पष्ट तथा तर्कसंगत रूप से प्रस्तुत करना है जिन पर निर्णय लिए जाना है। टिप्पणी का मुख्य उद्देश्य क्या है कि पत्र में क्या लिखा गया है उस पत्र का जो मुख्य उद्देश्य है उसके तथ्यों को स्पष्ट कर दे। जैसे हमारे पास क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई से पत्र आया था महानिदेशालय दिल्ली में कि भाई मुंबई में जो मोबाइल का खर्च है वो कम पड़ता है, जो सरकार की तरफ से दिया जाता है उसको बढ़ाने का प्रयास किया जाए या उसको बढ़ा करके दिया जाए, क्योंकि मुंबई क्या है साहित्य और संस्कृति के यहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं, फिल्म जगत के लोग रहते हैं, तो मुंबई में खर्चा ज़्यादा आता है। तो वो पत्र जब महानिदेशालय दिल्ली में आया तो उसके ऊपर सहायक अधिकारी ने उस मेन उद्देश्य क्या था, पैसा बढ़ाना था, तो उस उद्देश्य के जो तथ्य हैं उनको स्पष्ट किया, उसको तर्क संगत रूप से प्रस्तुत किया कि पैसा बढ़ सकता है या नहीं बढ़ सकता है। या पहले जब पैसा बढ़ा था तो एक परिपत्र निकाला गया था, एक कमेटी बैठी थी, बोर्ड की मीटिंग बैठी थी और उसमें ये सारा पैसा निर्धारित किया गया था। अब ये किस प्रकार ये पैसा बढ़ सकता है और या नहीं बढ़ सकता है। तो टिप्पणी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तथ्यों को स्पष्ट करना, मतलब मेन जो कारण होता है, जो कारण है उसको स्पष्ट करना और तर्क संगत रूप से उसको प्रस्तुत करना जिन पर निर्णय लिया जाना है। साथ ही उन बातों की ओर भी संकेत करना है जिनके आधार पर उक्त निर्णय संभवतः लिया जा सकता है। टिप्पणी का मुख्य उद्देश्य होता है पत्र में जो बात लिखी गई है उसको तर्क संगत आधार पर प्रस्तुत करना और साथ ही जिनके आधार पर उक्त निर्णय संभवतः लिया जा सकता है। भाई हमने तो लिख के भेज दिया, जैसे क्षेत्रीय निदेशालय से पत्र आया, महानिदेशालय की सहायक अधिकारी ने लिख के भेज दिया कि इतने 23 नवंबर और 2014-15 जब भी ये मतलब एक कमेटी बैठी, उस कमेटी में एक परिपत्र जारी किया गया था कि जितने भी क्षेत्रीय निदेशालय है साहित्य और संस्कृति से संबंधित उनको 2000 रुपये मासिक दिए जाएंगे। अब कुछ नहीं हो सकता, दोबारा कमेटी बैठेगी तभी ये निर्णय लिया जा सकता है। यानी कि पहले तो उसने लिख दिया
कि भाई निर्णय नहीं लिया जा सकता, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें, लेकिन संबद्ध निर्णय कब लिया जा सकता है, जब दोबारा कमेटी बैठे तो हो सकता हो आपके पैसे बढ़ा दिए जाएं। टिप्पण का मुख्य उद्देश्य मामलों को नियमानुसार निपटाना है। जो टिप्पण लिखी जाती है, जो नोटिंग लिखी जाती है लेटर के ऊपर, उसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जो मामला जिससे संबंधित वो पत्र आया है उस मामले को निपटाना है। यानी उसको ये नहीं कि उसको लिया लेटर को और पटक दिया और उस पर टिप्पणी लिख दी, उसका मुख्य उद्देश्य ही ये होता है कि हमको मामले की समाप्ति करनी है या मामले का हमको फैसला करके देना है। टिप्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, सहायक स्तर पर टिप्पण तथा अधिकारी स्तर पर टिप्पण। अब देखो, जब क्षेत्रीय कार्यालय से पत्र आया महानिदेशक में तो एक ज्ञान प्रकाश जी थे, वो अनुषांगिक एक अफसर थे, उन्होंने अपने सहायक अधिकारी को वो पत्र पकड़ा दिया और कहा इस पे अपनी टिप्पणी लिख के लाओ। अब जब सहायक अधिकारी ने उसके ऊपर टिप्पणी लिख दी, उसके बाद में वो चला गया अनुषांगिक अफसर के पास में, और उसके बाद में उससे ऊपर ऑफिसर के पास में, मतलब एक एक करके ऊपर अधिकारी के पास में वो जाता रहता है। सबसे पहले जो टिप्पण का कार्य होता है वो सहायक अधिकारी करता है। कौन करता है? सहायक अधिकारी। और सहायक अधिकारी जब उसके ऊपर टिप्पण कर देता है तो ऐसा नहीं है कि उससे ऊपर का अधिकारी है जो उसके टिप्पण को बिल्कुल ही काट दे, उसके टिप्पण को पढ़ता है और पढ़ने के बाद में उस पर अपनी राय व्यक्त करता है। तो टिप्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, पहले सहायक स्तर पर टिप्पण जो होता है, ये भी बहुत मुख्य टिप्पण है, और दूसरा होता है अधिकारी स्तर पर। जो मुख्य अधिकारी होता है वो हो सकता हो कि सहायक अधिकारी का जो टिप्पण है उसमें कुछ बदलाव कर दे और अपनी राय प्रकट कर दे, लेकिन सहायक स्तर पर जो टिप्पण किया जाता है उससे ऊपर के जो अधिकारी होते हैं जो क्या करते हैं, सहायक स्तर के अधिकारी के टिप्पण को बिल्कुल कट नहीं कर सकते, बल्कि उसमें अपनी कुछ राय जोड़ सकते हैं। लेकिन जो सबसे ऊपर का अधिकारी होता है, जो महानिदेशक होता है, वो क्या कर सकता है, उस टिप्पण को बदल सकता है और अपनी राय भी उसमें दे सकता है। तो टिप्पण दो प्रकार के होते हैं, सहायक स्तर पर टिप्पण और अधिकारी स्तर पर टिप्पण। कार्यालय में टिप्पण कार्य अधिकतर सहायक स्तर पर ही होता है। कार्य जितने भी कार्यालय होते हैं उन सब में जो जितना भी टिप्पण का कार्य होता है वो कार्यालय स्तर के जो अधिकारी होते हैं, वो ये सहायक अधिकारी होते हैं, वो ये कार्य करते हैं, क्योंकि उनको मेन इसी चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है कि कोई भी मसला आए या कोई भी प्रॉब्लम आए, उस प्रॉब्लम को हमको किस तरह हल करना है, किस तरह इस समस्या को निपटाना है। ये समस्या ये नहीं है कि समस्या आ गई उससे डर जाए, या समस्या को अब हम कैसे निपटाएं या उसको काट दें कि तुम्हारी समस्या ये, इसका यहाँ निपटारा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है, उस पर टिप्पण लिख के भेजा जाता है कि इस समस्या को इस तरह निपटाया जा सकता है। इसे आरंभिक टिप्पण या मुख्य टिप्पण कहते हैं। कौन सा? जो सहायक स्तर पर जो टिप्पण किया जाता है उसे आरंभिक टिप्पण या मुख्य टिप्पण कहते हैं, जिसमें सहायक विचाराधीन मामले का संक्षिप्त ब्यौरा देते हुए उसका विवेचन करता है। जो मुख्य टिप्पण होता है वो कौन करता है? सहायक अधिकारी। सहायक अधिकारी का किया हुआ जो टिप्पण होता है वो धीरे धीरे ऊपर के अधिकारियों के पास में जाता रहता है, और फिर वो ऊपर के अधिकारी उसको देखते हैं कि सहायक अधिकारी ने कहाँ इसमें क्या गलती की है। तो सहायक अधिकारी का जो टिप्पण होता है वो विचाराधीन मामले का संक्षिप्त ब्यौरा देते हुए उसका विवेचन करता है। असली जो मुख्य टिप्पणी होती है, जो मुख्य टिप्पण होता है वो सहायक अधिकारी के द्वारा होता है। जैसे ज्ञान प्रकाश जी ने किसको दे दिया था? अपने शंकरण जी ने किसको दिया था? अपने से नीचे जो ज्ञान प्रकाश जी सहायक अधिकारी थे उनको अपना मतलब उस लेटर के ऊपर टिप्पणी करने के लिए उसको दिया था। अब आगे देखो, इस प्रकार के टिप्पण में सबसे पहले मूल पत्र या आवती में दिए गए विवरण या तथ्य का सार दिया जाता है। ज्ञान प्रकाश जी शंकरण जी के द्वारा जो दिया गया पत्र है उनको उसके ऊपर टिप्पण कर रहे हैं, उसी प्रकार उस टिप्पण में क्या होगा, सबसे पहले मूल पत्र या आवती में, आवती का मतलब आने वाला, आवती का मतलब आवक और जावक दो होते हैं, तो आवती का मतलब है आने वाला जो पत्र है उसमें जो विवरण या तथ्य का सार दिया जाता है। फिर नीति प्रस्ताव की व्याख्या की जाती है और संबंधित नियमों विनियमों का हवाला देते हुए अपनी राय दी जाती है। कैसे लिखा जाता है टिप्पण? जैसे वो एक पत्र आया क्षेत्रीय कार्यालय से कि हमको पैसे बढ़वाने हैं, है ना, तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, जो सहायक अधिकारी टिप्पण लिखेगा तो उस मूल पत्र, जो मूल पत्र आया है क्षेत्रीय कार्यालय से या आवती, उसमें जो विवरण दिया गया है उस तथ्य का सार लिखेगा सबसे पहले अपने टिप्पण में कि इस पत्र में ये बात लिखी गई है, इनको इस तरीके का पैसा चाहिए, सरकारी खर्च और चाहिए इनको। फिर नीति प्रस्ताव की व्याख्या की जाती है, फिर वो अपनी तरफ से व्याख्या करेगा कि इतने इतने परिपत्र में मतलब पहले हम पैसे बढ़ा चुके हैं, अब पैसे बढ़ाने के लिए दोबारा कमेटी बैठाई जाएगी, और संबंधित नियम विनियमों का हवाला देगा कि भाई हम तो अपने स्तर पे तो पैसे बढ़ा नहीं सकते, इसको पैसे बढ़ाने के लिए महानिदेशक की तरफ से बोर्ड बैठेगा या कमेटी बैठेगी, वो आपके पैसे बढ़ा सकता है, और फिर अपनी उसमें राय दी जाती है। राय कौन देगा? सहायक अधिकारी देगा।
टिप्पणी लिखने के बाद सहायक अधिकारी दाहिनी ओर अपने हस्ताक्षर कर उसे अपने अधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत करता है। मैंने आपको बताया पत्र में हम जहाँ लिखते हैं भवदीय, ये पत्र के बाईं तरफ होता है। पत्र का सारा कार्य क्या होता है, बाईं तरफ से शुरू होता है, लेकिन टिप्पणी का कार्य होता है जिसमें जब हस्ताक्षर करेगा सहायक अधिकारी तो वो दाईं तरफ करेगा। टिप्पणी के कहाँ करेगा, दाईं तरफ करेगा। यहाँ सहायक अधिकारी अपने हस्ताक्षर करेगा और यहाँ किसका नाम लिखेगा, जिसको वो टिप्पणी करके भेज रहा है, यानी अपने से ऊपर अफसर को, अनुषांगिक अधिकारी को। जिस अधिकारी को प्रस्तुत किया जाता है उसका पदनाम वहाँ बाईं ओर लिखेगा। यहाँ ये जो भवदीय की जगह यहाँ पर बाईं ओर जिसको वो भेज रहा है, जो सहायक अधिकारी जिसको टिप्पणी लिख के भेज रहा है, उस अधिकारी का नाम यहाँ लिखेगा। और टिप्पणी लिखने से पूर्व सहायक के लिए संबंधित विषय को समझना बहुत आवश्यक होता है। देखो बच्चों, मुख्य बात यही होती है, मान लो जिस चीज़ के ऊपर हम टिप्पणी लिख रहे हैं यदि वही हमारे समझ में नहीं आई या हमने उसको पढ़ा और मन पर ऊट पटांग कुछ भी लिख दिया तो सारा मामला गड़बड़ा जाता है। तो यहाँ लेखक कहते हैं कि टिप्पणी लिखने से पूर्व सहायक के लिए, जो सहायक अधिकारी है उसके लिए संबंधित विषय को समझना बहुत ही आवश्यक होता है कि वो विषय को समझें और समझ करके उसके ऊपर टिप्पणी लिखें। तो ये टिप्पणी से संबंधित ध्यान देने योग्य बातें, इससे पहले हमने पत्र से संबंधित ध्यान देने योग्य बातें पढ़ी थी। टिप्पणी अपने आप में पूर्ण एवं स्पष्ट होनी चाहिए। टिप्पणी कैसी होनी चाहिए, पूर्ण होनी चाहिए, पूरी तरह लिखी हुई होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए कि ऊपर वाले अधिकारी को वो समझ में आ जाए। इसमें असली मुद्दे पर अधिक बल देना चाहिए। टिप्पणी संक्षिप्त होनी चाहिए, विषय संगत होनी चाहिए, तर्क संगत और क्रमबद्ध होनी चाहिए। टिप्पणी कैसी होनी चाहिए, जो सहायक अधिकारी के द्वारा लिखी है, एक तो इसमें असली मुद्दे पर, जो मेन मुद्दा है उस पर अधिक बल देना चाहिए, उसी के विषय में लिखना चाहिए। टिप्पणी संक्षिप्त होनी चाहिए, बहुत छोटी भाषा में, छोटे आकार में लिखी हुई होनी चाहिए। विषय संगत होनी चाहिए, यानी विषय से नहीं भटकना चाहिए। जिस विषय के ऊपर हमको लिखनी है उसी वही विषय संगत होनी चाहिए। तर्क संगत होनी चाहिए, ये नहीं मन में आए जो ऊटपटांग बातें लिख दें। और क्रमबद्ध होनी चाहिए, यानी बिल्कुल क्रम से लिखी हुई होनी चाहिए, हर लाइन क्रम के अनुसार लिखी हुई होनी चाहिए। टिप्पणकार को अपने विचार संतुलित एवं शिष्ट भाषा में देनी चाहिए। ये नहीं कि किसी का लेटर आया है, किसी का पत्र आया है, उस पर हमने उटपटांग अपनी भाषा लिख दी, मन में आए जो लिख दिया कि मैं तो अधिकारी हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ, ऐसा नहीं होता है। टिप्पणकार जो होता है उसे भी अपने विचार संतुलित एवं शिष्ट भाषा में लिखने चाहिए। इसमें व्यक्तिगत आक्षेप, उपदेश या पूर्वाग्रहों के लिए कोई स्थान नहीं होता है। टिप्पणी जब लिखी जाती है तो आपसी जो व्यवहार है इसके लिए इसमें कोई स्थान नहीं होता। कोई किसी से दुश्मनी निकाल ले या कह दे कि हम तो महानिदेशालय में बैठे हैं, ये क्या क्षेत्रीय निदेशालय वाले हमको लेटर भेज रहे हैं, हम तो बड़े आदमी, हम बड़े अफसर हैं, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। इसमें कभी भी व्यक्तिगत आक्षेप, यानी कि कोई भी सरकारी जो लेटर आते हैं, सरकारी पत्र जो भी आते हैं वो व्यक्तिगत नहीं होते हैं। वो सारे जो पत्र होते हैं वो जनता से संबंधित होते हैं, पूरे देश से संबंधित होते हैं। तो इनमें कहीं कोई व्यक्तिगत आक्षेप नहीं होना चाहिए। उपदेश या पूर्वाग्रहों के लिए, यानी पिछली कोई अपनी खुंदक निकाल रहा हो, कोई अपना पिछला जो बदला ले रहा हो, ये सब नहीं होना चाहिए। टिप्पणी सदैव अन्य पुरुष में लिखी जाती है। अन्य पुरुष यानी थर्ड पर्सन में लिखी जाती है। श्री ज्ञान प्रकाश जी के ज्ञान से प्रकाशित होने के बाद फाइल अब शंकरण जी के पास आ गई। वे तो पहले से ही भरे बैठे थे। ज्ञान प्रकाश जी कौन थे? सहायक अधिकारी। ज्ञान प्रकाश जी कौन थे? सहायक अधिकारी थे और शंकरण जी थे अनुषांगिक अधिकारी। इनके पास लेटर आया और इन्होंने ज्ञान प्रकाश जी के पास लेटर भेज दिया। जैसे ही पहले शंकरण जी ने लेटर पढ़ा तो शंकरण जी को गुस्सा आया था कि भाई सबको बराबर पैसे मिल रहे हैं तो मुंबई वालों को ज़्यादा क्यों देना चाहिए। अब जैसे ही ज्ञान प्रकाश जी ने अपनी टिप्पणी लिख के शंकरण जी के पास भेजी तो वो तो पहले से ही भरे बैठे थे कि देखता हूँ इसने, जो सहायक अधिकारी ज्ञान प्रकाश है, इसने क्या लिख के भेजा है। ज्ञान प्रकाश जी की टिप्पणी को पढ़ने के बाद उनकी बाँछें खिल गई। क्यों खिल गई? क्योंकि ज्ञान प्रकाश जी ने क्या लिखा था टिप्पणी में कि इतने इतने तारीख का 23 नवंबर इतने का जो परिपत्र है, उस परिपत्र के अनुसार जितने भी क्षेत्रीय कार्यालय सबको बराबर मात्रा में पैसा दिया जाएगा और अब हम आपका पैसा नहीं बढ़ा सकते, कारण इसके लिए वापस से बोर्ड की मीटिंग होनी आवश्यक है और इससे पूर्व कोई किसी तरीके का पैसा आपको नहीं बढ़ सकता। आप अपने स्तर पर ही, मतलब उन्होंने ये तो नहीं लिखा था स्तर पर, मतलब जितना पैसा आपको दिया गया है आप उसी में काम चलाएं। अब इसको पढ़ने के बाद में क्या है, ज्ञान प्रकाश जी तो खुश हो गए क्योंकि वो तो मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय से पहले से चिड़े हुए थे। ज्ञान प्रकाश जी की मुख्य टिप्पणी के नीचे उन्होंने अपनी अनुषांगिक टिप्पणी कुछ इस प्रकार दर्ज की। अब क्या है, ज्ञान प्रकाश जी सहायक अधिकारी है, सबसे पहले लिखेंगे सहायक अधिकारी अपनी टिप्पणी। कौन लिखेगा? सहायक अधिकारी अपनी टिप्पणी लिखेगा और उसके बाद में अनुषंगिक अधिकारी जो कि शंकरण जी है वो अपनी टिप्पणी लिखेंगे। उसके बाद में जो उपनिदेशक है वो अपनी टिप्पणी लिखेगा, उपनिदेशक लिखेगा। फिर उप महानिदेशक अपनी टिप्पणी लिखेगा,
और फिर उसके बाद में उप महानिदेशक के बाद में निदेशक, जो सबसे बड़ा निदेशक है, वो अपनी टिप्पणी इसके ऊपर लिख के भेजेगा। तो अब क्या हुआ, जैसे सहायक अधिकारी की टिप्पणी आ गई अनुषंगिक अधिकारी के बाद में, ये अनुषंगिक अधिकारी शंकरन जी है, अब ये अपनी टिप्पणी उस टिप्पणी के ऊपर, उस लेटर के ऊपर अपनी टिप्पणी लिखेंगे, यानी जो टिप्पणी उस लेटर के अकॉर्डिंग, जैसे कि ये फाइल है और इस फाइल पर यहाँ ये लेटर लगा हुआ है, यहाँ किसने लिख दी, सहायक अधिकारी ने, यहाँ लिख दी सहायक अधिकारी ने। अब नीचे की यहाँ पर लिखेंगे अनुषंगिक अधिकारी, यानी सहायक अधिकारी सबसे बड़ी टिप्पणी लिखता है, उससे छोटी जो टिप्पणी है वो अनुषंगिक अधिकारी लिखेंगे, जो कि कौन है, शंकरन जी है, जो अब यहाँ टिप्पणी लिखेंगे। देखो अभी अनुषंगिक टिप्पणी, ये टिप्पण लिखा जाएगा। अब ज्ञान प्रकाश जी ने क्या लिखा है कि मैं ऊपर लिखी टिप्पणी से सहमत हूँ, यानी मेरे जो सहायक अधिकारी ने टिप्पणी लिखी है इस लेटर के ऊपर, उससे मैं सहमत हूँ। साथ ही इस ओर भी ध्यान दिलाना चाहूँगा कि मुंबई कार्यालय के निदेशक पिछले 6 महीने से निर्धारित सीमा से अधिक खर्च करते रहे हैं, जो परिपत्र का उल्लंघन है। चूंकि परिपत्र में किसी प्रकार की छूट का प्रावधान नहीं है, अतः अतिरिक्त राशि निदेशक द्वारा देय होनी चाहिए। यह राशि निदेशक के वेतन से काटी जा सकती है। विचारार्थ उप निदेशक को भेज दिया, जी शंकरन अनुभाग अधिकारी ने। अब देखो ज्ञान प्रकाश जी पहले से ही भरे बैठे थे, सहायक अधिकारी ने तो ये लिखा था कि भाई हम ये पैसा देने में असमर्थ हैं, इसके लिए बोर्ड की एक मीटिंग होगी तब ये पैसा बढ़ सकता है। अब जैसे ही अनुभाग अधिकारी या अनुषंगिक अधिकारी भी हम इसको कह सकते हैं, इन्होंने अब अपनी टिप्पणी लिखी है, उसके ऊपर क्या लिखा है कि मैं मेरे लिखी गई सहायक अधिकारी की टिप्पणी से सहमत हूँ। मेरे सहायक अधिकारी ने बिल्कुल सही लिखा है। साथ ही मैं इस ओर ध्यान दिलाना चाहूँगा कि मुंबई कार्यालय के जो निदेशक है पिछले 6 माह से निर्धारित सीमा से अधिक खर्च करते आ रहे हैं। इस तरीके के शब्द इनको नहीं लिखने चाहिए। वो खर्च जो करते आ रहे हैं वो खर्च कोई अपना व्यक्तिगत खर्च नहीं है, लेकिन उन्होंने ये लाइन लिखी है कि वो पिछले 6 महीने से निर्धारित सीमा से अधिक खर्च करते आ रहे हैं, जो कि परिपत्र का उल्लंघन है, क्योंकि परिपत्र में केवल 2,000 रुपये ही मासिक हम खर्च कर सकते हैं। चूंकि परिपत्र में किसी प्रकार की छूट का प्रावधान नहीं है कि अगर मान लो 2,000 से ज़्यादा खर्च हो रहा है तो आप खर्च कर सकते हो, इस तरीके की छूट का कोई प्रावधान नहीं है। अतः अतिरिक्त राशि, जो अतिरिक्त राशि 4,000 रुपये महीने जो अतिरिक्त हुई है वो क्षेत्रीय निदेशक मुंबई द्वारा, यहाँ पूरा लिखा हुआ नहीं है, क्षेत्रीय निदेशक मुंबई द्वारा देनी चाहिए, यानी वो अपनी जेब से दे, और यह राशि निदेशक के वेतन से काटी जा सकती है जो उन्होंने एक्स्ट्रा खर्च कर दिया है। ये अनुभाग अधिकारी जी शंकरन, यानी अनुषंगिक अधिकारी जी शंकरन ने उप निदेशक प्रशासन के नाम से लिख करके भेजी। अब इसके बाद ये टिप्पणी, ये लेटर कहाँ जाएगा, उप निदेशक प्रशासन के पास में जाएगा, जो कि अब इसके ऊपर अपनी टिप्पणी लिखेंगे। तो आगे देखो, अब जो ये वाली टिप्पणी है आनुषंगिक टिप्पणी। अब इस टिप्पण पर हम देखते हैं इसमें क्या ध्यान देने योग्य बातें। सहायक आरंभिक या मुख्य टिप्पणी को जब संबंधित अधिकारी के पास भेजता है तो वह अधिकारी टिप्पणी पढ़ने के बाद नीचे मंतव्य लिखता है, यानी उसका क्या मंतव्य है, वो क्या चाहता है, इसे आनुषंगिक टिप्पणी भी कहते हैं। इसे आनुषंगिक टिप्पणी कहते हैं या अनुभागिक टिप्पणी भी कहते हैं। सहायक अधिकारी ने भेजी, सहायक अधिकारी के भेजने के बाद में मुख्य टिप्पणी को जब संबंधित अधिकारी के पास वो जब गई है तो वह अधिकारी टिप्पणी को पढ़ेगा और पढ़ने के बाद उसके नीचे अपनी टिप्पणी लिखेगा, अपना मंतव्य लिखता है। इसे आनुषंगिक टिप्पणी कहते हैं और यह क्रिया आनुषंगिक टिप्पण कहलाती है। बच्चों, इसमें प्रश्न बनता है आनुषंगिक टिप्पण कौन करता है और यह किसके बाद में की जाती है। अनुषंगिक जो टिप्पण होता है वो अनुभाग अधिकारी करता है, अनुषंगिक अधिकारी करता है जो कि सहायक अधिकारी के नीचे उसकी टिप्पणी लिखी जाती है, जो कि बहुत ही कम शब्दों में होती है। अगर अधिकारी अपने अधीनस्थ की टिप्पणी से पूरी तरह सहमत है तो इस प्रकार की टिप्पणी की आवश्यकता नहीं होती। यदि अधिकारी जो अनुभागिक अधिकारी, अनुभाग अधिकारी यदि अपने सहायक अधिकारी की टिप्पणी से मतलब पूरी तरह सहमत है तो वो ये केवल ये लिख के छोड़ देता है कि मैं अपने सहायक अधिकारी की मतलब जो ये टिप्पणी की गई है इससे पूरी तरह सहमत हूँ, इसने बिल्कुल सही लिखा है। और अगर वो सही नहीं, उसको नहीं लगता है तो वो अपने सहायक अधिकारी की टिप्पणी को काटेगा नहीं, बल्कि उसमें नीचे 2 लाइन और डाल देगा कि मैं इसमें ये इसमें जो है मैं सुधार करना चाहूँगा। अधिकारी अधीनस्थ की टिप्पणी के नीचे या केवल हस्ताक्षर पर करता है या उसमें लिखता है मैं उपयुक्त से सहमत हूँ, ये लिख देता है। मान लो उसको कुछ नहीं लिखना है अनुभाग अधिकारी को, तो वो क्या करता है, अपना अधीनस्थ जो सहायक अधिकारी की टिप्पणी है उसके नीचे या तो हस्ताक्षर कर देता है भाई मैं इससे सहमत हूँ, या फिर लिख देता है मैं उपयुक्त टिप्पणी से सहमत हूँ, ये लिख करके छोड़ देता है। अगर अधिकारी अपने अधीनस्थ की टिप्पणी से पूरी तरह सहमत है मगर उसे सशक्त एवं तर्क संगत बनाने के लिए अपनी ओर से भी कुछ जोड़ना चाहता है तो वह अपना मंतव्य आनुषंगिक टिप्पणी के रूप में दर्ज कर देता है। जैसे शंकरन जी ने कर दिया कि जो पैसा है परिपत्र के अनुसार 2,000 रुपये ही खर्च करने थे, मैं अपने सहायक अधिकारी की टिप्पणी से वो खुश तो थे, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से ये जोड़ दिया कि जो
मतलब सरकार ने जो निश्चित किया था 2000 रुपये महीना, उसका इन्होंने उल्लंघन किया है क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई ने। इसलिए इन्होंने अपनी मतलब जो एक अपना स्तर है उससे ज़्यादा खर्च कर दिया। इसलिए जो खर्च अधिक खर्च हुआ है वो निदेशक की वेतन से काट लिया जाए। ये बातें अलग से लिख दी उन्होंने। तो यदि वह कुछ जोड़ना चाहता है अनुभाग अधिकारी तो वह अपना मंतव्य आनुषंगिक टिप्पणी के रूप में दर्ज करा सकता है, जैसा कि शंकरन जी ने किया। यदि अधिकारी पूर्णतः असहमत है या आंशिक रूप से सहमत है तो वह अपने तर्क और कारणों के साथ अपनी आनुषंगिक टिप्पणी करता है। मान लो शंकरन जी ज्ञान प्रकाश की जो टिप्पणी से उससे बिल्कुल सहमत नहीं होते अपने सहायक अधिकारी से, तो ये अनुभाग अधिकारी क्या करता है, यदि ये पूर्णतः असहमत है या आंशिक असहमत है तो वह अपने तर्क और कारणों के साथ उन आनुषंगिक टिप्पणी कर सकता है। यानी वो अपने सहायक अधिकारी से पूर्णतः सहमत नहीं है कि सहायक अधिकारी ने सही रूप से इसका जवाब नहीं दिया, तो वो क्या कर सकता है, आनुषंगिक टिप्पणी कर सकता है, पूरी टिप्पणी उस पर लिख सकता है। अधिकारी को अधीनस्थ की टिप्पणी को काटने, बदलने या हटाने का अधिकार नहीं है। ये बात मैं आपको शुरू में बता चुकी हूँ। जो टिप्पणी सहायक अधिकारी लिखता है उसको केवल जो सबसे ऊपर निदेशक बैठा है वो ही उसको पलट सकता है या वो ही उसके ऊपर कुछ निर्णय दे सकता है। बाकी ऊपर के जितने भी अधिकारी है वो सहायक अधिकारी की टिप्पणी को बदल नहीं सकते हैं। यानी जो अनुभाग अधिकारी है वो अधीनस्थ की टिप्पणी को काटने, बदलने या हटाने का उसे अधिकार नहीं है। वो उसके बदले में नीचे टिप्पणी लिख सकता है। वह केवल अपनी सहमति, आंशिक सहमति या असहमति व्यक्त कर सकता है। वो लिख सकता है मैं सहायक अधिकारी से असहमत हूँ, ये चीज़ें इसमें आनी चाहिए, या मैं आंशिक सहमत हूँ या मैं आंशिक असहमत हूँ, वो ये चीज़ें लिख सकता है, लेकिन अपनी सहायक अधिकारी की टिप्पणी को काट नहीं सकता है। आगे देखो, आनुषंगिक टिप्पणी प्राय संक्षिप्त होती है। आनुषंगिक जो सेकंड नंबर की टिप्पणी होती है वो बहुत संक्षिप्त होती है, लेकिन असहमति की स्थिति में कई बार इस प्रकार की टिप्पणी बड़ी भी हो सकती है। सहायक अधिकारी ने टिप्पणी लिखी, नीचे अनुभाग अधिकारी जो टिप्पणी लिख रहा है आनुषंगिक टिप्पणी वो बहुत संक्षिप्त होती है, लेकिन कई बार क्या होता है जो अनुभाग अधिकारी होता है वो सहायक अधिकारी की टिप्पणी से खुश नहीं होता है या सहमत नहीं होता है, तो ये जो अनुभाग अधिकारी के द्वारा आनुषंगिक जो टिप्पणी लिखी जाती है ये थोड़ी बड़ी हो सकती है। अब आप आगे देखो, अब फाइल एक और सीढ़ी चढ़कर राजकुमार शर्मा जी की मेज पर आ गई, जो कि कौन थे, उपनिदेशक थे। कौन थे, उपनिदेशक, यानी कि ज्ञान प्रकाश जी से आई शंकरन जी के पास, शंकरन जी के पास आ गई उपनिदेशक राजकुमार जी के पास। जो कि उपनिदेशक प्रशासन है, कामकाज को वे बड़ी दक्षता और फुर्ती से निपटाते हैं। वे नियमों के पाबंद है और उसमें कोताही उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब भी कोई फाइल उन तक पहुंचती है तो वो इसमें किसी गोताखोर की तरह डुबकी लगाते हैं और मोती निकाल लाते हैं। बच्चों ऐसा नहीं है, लोग आपसे में बातें करते हैं कि सरकारी कार्यालयों में काम नहीं होता। सरकारी कार्यालयों में बहुत ही तल्लीनता से और बहुत अच्छी तरीके से कार्य होता है। सरकारी जितने भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी वहाँ बैठते हैं वो अपनी पूरी ड्यूटी निभाते हैं। उसी तरह यहाँ उपनिदेशक राजकुमार शर्मा के बारे में बताया गया है कि कामकाज में बड़ी दक्षता और फुर्ती से निपटाने वाले हैं, क्योंकि अनुभवी व्यक्ति हैं और नियमों के बड़े पाबंद हैं और उनमें कोताही उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। नियमों में बहुत सारे अफसर सरकारी ऐसे होते हैं जो अपने नियमों में कोताही बिल्कुल पसंद नहीं करते। जब भी कोई फाइल उपनिदेशक राजकुमार शर्मा के पास पहुंचती है तो वो उसमें किसी गोताखोर की तरह डुबकी लगाते हैं और उसमें से मोती निकाल करके ले आते हैं। यहाँ ये एक कहावत कही गई है कि वो गोताखोर की तरह डुबकी लगाते हैं और मोती निकाल करके ले आते हैं, यानी कि फाइल में लिखे गए शब्दों को अच्छी तरह पढ़ते हैं और उन पढ़ करके उनको अच्छी तरह समझते हैं और अच्छे अच्छे शब्द उसमें से निकाल करके बाहर ले आते हैं। इस फाइल की गहराई में भी वे कुछ इसी प्रकार उतरे और विचार के जो मोती निकले उसे उन्होंने फाइल पर इस प्रकार जड़ा। अब ये उपनिदेशक है, वो अपनी टिप्पणी जड़ रहे हैं। इन्होंने क्या लिखा है उपनिदेशक राजकुमार शर्मा ने कि मैं सहायक से सहमत हूँ। साथ यह भी जोड़ना चाहूँगा कि 23 नवंबर 2004 को जब परिपत्र जारी किया गया था, यही तो वो मेन परिपत्र था 2004 का, जिसमें लिखा गया था कि 2000 रुपये से ज़्यादा क्षेत्रीय कार्यालय, क्षेत्रीय निदेशालय है जो खर्च नहीं कर सकता मोबाइल फ़ोन पर। तब कॉल की दरें ज़्यादा थी। जब कॉल की दरें ज़्यादा थी जो अब काफ़ी गिर चुकी है, देखो इन्होंने कितनी समझदार बात लिखी है, जो अब काफ़ी गिर चुकी है। ऐसे में ये साफ है कि प्रकारांतर से निर्धारित व्यय सीमा अपने आप ही बढ़ गई है। इसे और घटा दिया जाए तो ये संस्था के खर्च में कमी आएगी, जो कि लोक हित में होगा। देखो उपनिदेशक ने जो बात लिखी है ये आपके समझ में आई होगी, इसको ध्यान से सुनो। इन्होंने क्या लिखा, राजकुमार शर्मा उपनिदेशक ने, जो कि गोताखोर की तरह मोती निकाल के लाते हैं, इन्होंने लिखा 23 नवंबर 2004 को एक परिपत्र जारी किया गया था। तब कॉल की दरें ज़्यादा थी। तब कॉल की दरें ज़्यादा थी। आपको पता है पहले मोबाइल फ़ोन की दरें कितनी ज़्यादा थी, जो अब काफ़ी गिर चुकी है, लेकिन अब क्या है वो काफ़ी कम हो चुकी है। जहाँ 1 मिनट के 5 रुपये लगते थे या 3 रुपये लगते थे, अब वहाँ 1 मिनट के 25 पैसे लगते हैं या 50 पैसे लगते हैं। ये बात ये यहाँ कहना चाहते हैं। तो ऐसे में ये साफ है कि प्रकारांतर से
यानी पहले से निर्धारित व्यय सीमा अपने आप ही बढ़ गई, अपने आप ही बढ़ गई। भाई जहाँ कहाँ तुम्हारे एक कॉल पे 3 रुपये लगते थे, अब तुम्हारे एक कॉल पे 50 रुपये लगते हैं, 50 पैसे लगते हैं। पहले 3 रुपये लगते थे, अब 50 पैसे लगते हैं। तो तुम्हारे पास 2.5 रुपये तो वैसे ही बच गए, नहीं बच गए? एक कॉल पे 2.5 रुपये बच गए, नहीं बच गए? तो ये कहना चाहते हैं। तो इनके लिए बिल्कुल सही कहा गया है, ये वो गोताखोर हैं जो समुद्र में से मोती निकाल कर ले आते हैं। तो इन्होंने बहुत सही बात कही कि जब कॉल की दरें ज़्यादा थी, जब परिपत्र जारी हुआ था, लेकिन अब कॉल की दरें काफ़ी गिर चुकी है। ऐसे में साफ है कि प्रक्रांतर से निर्धारित व्यय सीमा अपने आप ही बढ़ गई। यानी खर्च की जो सीमा है 2.5 रुपये तो तुम्हारे पास हर कॉल के ऊपर बच रहे हैं, नहीं बच रहे हैं? तो तुम फिर और 2.5 रुपये में तुम कितनी कॉल कर सकते हो? यानी कि तुम 5 कॉल और कर सकते हो। कितनी कॉल कर सकते हो? 5 कॉल और कर सकते हो। यदि इसे और घटा दिया जाए तो संस्था के खर्च में कमी आएगी, जो कि लोकहित में होगा। क्या होगा? यदि इसे और घटा दिया जाए, एक तो बातें कम की जाए और दूसरा अगर की भी जा रही है तो ये देखो, यदि इसको और घटा दिया जाए, मान लो कॉल दरें और कम हो जाएंगी, तो संस्था के खर्च में काफ़ी कमी आएगी, जो कि लोक हित में यानी जनता के हित में होगा और सरकारी पैसा बहुत कम खर्च होगा। मैं अनुभाग अधिकारी के इस सुझाव से सहमत नहीं हूँ। अब देखो, इन्होंने अनुभाग अधिकारी शंकरन जी के लिए लिखा है कि मैं उनसे इस सुझाव से उनके से सहमत नहीं हूँ कि सीमा से अधिक धनराशि निदेशक के वेतन से वसूली जानी चाहिए। ये कोई शब्द नहीं है कि मतलब जो निदेशक जो काम कर रहा है सरकारी, वो उसके जो सरकारी खर्च हो रहा है वो उसके वेतन से काट लिया जाए। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, लेकिन उनसे विस्तार में स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है। किससे? क्षेत्रीय निदेशालय मुंबई से विस्तार से स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है कि भाई तुम इतना पैसा कैसे खर्च कर रहे हो, जबकि कॉल दरें काफ़ी गिर चुकी है। पहले कॉल दर जहाँ एक कॉल दर 3 रुपये में होती थी, वहाँ अब उसमें तुम 6 कॉल कर सकते हो। तो उनसे इस बात का स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है कि तुम ये पैसा क्यों बढ़वा रहे हो, लेकिन निदेशक के वेतन से ये वसूली जानी चाहिए, ये बात सही नहीं है। राजकुमार शर्मा उप निदेशक प्रशासन ने ये लेटर लिख करके उप महानिदेशक प्रशासन को भेज दिया। किसको भेज दिया? उप महानिदेशक प्रशासन को भेज दिया। जो टिप्पणी लिखता है वो दाईं तरफ लिखता है और जिसको भेजी जाती है उसका नाम बाईं तरफ लिखा जाता है। ये बात मैं आपको बार बार बता रही हूँ, इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि आपकी परीक्षा में आएगा इस विषय पर एक टिप्पणी लिखी, तो जो टिप्पणी लिखने वाला है वो आपकी दाईं तरफ बैठ जाएगा और जो जिसको लिखी जाएगी वो बाईं तरफ आएगा। आगे देखो आप, फाइल अब गुफरान अहमद उप महानिदेशक प्रशासन के पाले में थी। अब फाइल कहाँ चली गई? गुफरान अहमद महानिदेशक यानी उप निदेशक से महानिदेशक के पास में चली गई। उन्होंने फाइल को पढ़ने के बाद सहमति स्वरूप हस्ताक्षर कर दिए और फाइल का अगला पड़ाव महानिदेशक के पास था। अब क्या किया इन्होंने? जो ये गुफरान अहमद थे, ये उप महानिदेशक थे, इन्होंने फाइल को पढ़ा, उस पर सारी टिप्पणियाँ लिखी हुई थी। पहले सहायक अधिकारी ने लिख दी, फिर अनुभाग अधिकारी ने लिख दी, फिर उप निदेशक ने लिख दी। तो वह उनकी सब टिप्पणियों से वो सहमत थे, तो उन्होंने उस पर ज़्यादा कुछ नहीं लिखा और केवल हस्ताक्षर कर दिया और फाइल का अगला पड़ाव महानिदेशक के पास में चला गया। मणिकांत मंडल जो कि महानिदेशक हैं, महानिदेशक थे यानी सबसे बड़े अफसर थे, अपनी पूरी व्यवस्था के बावजूद वे हर फाइल को गहराई से पढ़ते थे। यानी सारे ऑफिसर जितने भी सरकारी अफसर हैं, सरकारी जितने भी कर्मचारी हैं, सब अपने काम के प्रति दुरुस्त थे, यानी अपने काम के प्रति चुस्त थे, अपने काम के प्रति अपनी श्रद्धा रखते थे। उसी प्रकार जो महानिदेशक जो सबसे बड़े अधिकारी थे निदेशालय के मणिकांत मंडल, वो महानिदेशक थे और अपनी पूरी व्यवस्था के बावजूद वे हर फाइल की गहराई में उतरते थे या हर फाइल को गहराई से पढ़ते थे। दफ्तर में 10 घंटे बैठने पर भी वे काम का बोझ उन पर बना रहता था और जब वे देर रात घर से लौटते तो फाइलों का गट्ठर साथ जाता। घर आई फाइलें उनकी पत्नी को सौत की तरह लगती थी, मगर वह भी थक हार कर समझौता कर चुकी थी। देखो बच्चों, ये काम करने वाले हैं, ये वो लोग हैं जो अनुभवी लोग हैं, जो कि देश का भला चाहते हैं, जनता का भला चाहते हैं। वो क्या करते थे, 8 घंटे या 6 घंटे 7 घंटे जितनी घंटों की ड्यूटी होती है उसके उपरांत भी वो 10 घंटे बैठते थे ऑफिस में और पूरा काम तल्लीनता से करते थे। उसके बाद भी उनके ऊपर काम का बोझ बना रहता था और वो फाइलों का जब घर आते थे, फाइलों का गट्ठर घर लेके आते थे तो उनकी पत्नी को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, मगर वह भी ये थक हार कर समझौता कर चुकी कि अब ये मानने वाले तो है नहीं, और दूसरा उनके ऊपर काम का बोझ भी बहुत था। मंडल जी एक अनुभवी और सुलझे हुए इंसान थे। फाइल पढ़कर उन्होंने महसूस किया कि नीचे के अधिकारियों ने नियम अनुसार सही टिप्पणी लिखी है। अब उन्होंने उस फाइल को पढ़ा, उस लेटर को पढ़ा और सबकी टिप्पणियां पढ़ी, तो उन्होंने महसूस किया कि नीचे के जो अधिकारी है, सहायक अधिकारी, अनुभाग अधिकारी, उप निदेशक, महानिदेशक जो भी हैं, जिन्होंने भी ये टिप्पणी लिखी है, लेकिन वे मुंबई कार्यालय के निदेशक के पक्ष से भी सहमत थे। देखो, नीचे का जो सहायक अधिकारी था वो असहमत था
अनुभाग अधिकारी असहमत था। राजकुमार शर्मा जो कि उपनिदेशक थे वो भी असहमत थे और उन्होंने भी तरीका बताया उनको और उनसे स्पष्टीकरण मांगने की बात भी कही। लेकिन जो महानिदेशक और उपनिदेशक थे उन्होंने तो देख के पढ़ के साइन ही कर दिए थे, लेकिन जो ये महानिदेशक थे इन्होंने पूरे लेटर को पढ़ा, सबकी टिप्पणियां पढ़ी, फिर इन्होंने देखा कि वे मुंबई कार्यालय के निदेशक के पक्ष से भी सहमत थे कि उन्हें पैसा वास्तव में चाहिए था। दौरे पर वे मुंबई आते जाते उन्हें वहाँ की परिस्थितियों का ज्ञान था, यानी कि ये जो महानिदेशक मणिकांत मंडल है ये दौरे पर मुंबई आते जाते रहते थे, तो इन्हें पता था कि वहाँ कितना खर्च होता है। उन्होंने सोच विचार के बाद अपनी टिप्पणी इस प्रकार लिखी। अब उन्होंने अपनी टिप्पणी लिखी, इसके ऊपर कोई लिखने वाला नहीं है, इसके ऊपर तो फिर बोर्ड ही बैठता है। प्रशासन विभाग के अधिकारियों ने नियमानुसार सही टिप्पणी लिखी है। ये किसकी टिप्पणी है? महानिदेशक मणिकांत मंडल की। मगर निदेशक ने खर्च की सीमा के अतिक्रमण के जो कारण दिए हैं उन्हें भी नकारा नहीं जा सकता। अभी ये भी कह रहे हैं कि भाई जो मुंबई कार्यालय के जो निदेशक हैं उन्होंने खर्च की सीमा है उसका जो अतिक्रमण हो रहा है, भाई बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन पे बातचीत हो रही है, उसके जो कारण दिए उन्हें मना नहीं किया जा सकता। वास्तव में वहाँ खर्चा मुंबई कार्यालय में ज़्यादा होता है। अपने दौरों में, यानी जब मैं मुंबई गया उस दौरान मैंने ये पाया कि पिछले 6 महीनों के दौरान केंद्र की गतिविधियों में जो बढ़ोतरी हुई है उन्हें ध्यान में रखते हुए मोबाइल फ़ोन पर हुआ खर्च उचित प्रतीत होता है। ये महानिदेशक ने ये टिप्पणी लिखी है कि मैं मुंबई कार्यालय के जो निदेशक हैं उनसे सहमत हूँ। मैं अपने दौरों पे जब वहाँ गया तो मैंने देखा कि केंद्र की जो गतिविधियाँ हुई है, केंद्र में जितने भी काम बढ़े, अब डिजिटल ज़्यादा हो गया है सब कुछ, उससे मैंने ये पाया कि केंद्र की जो गतिविधियाँ हैं, केंद्र के जो कार्यक्रम हैं उनमें बढ़ोतरी हुई है, अब ज़्यादा काम होने लगे हैं। उन्हें ध्यान में रखते हुए मोबाइल फ़ोन पर जो खर्च हुआ है वो मुझे उचित प्रतीत होता है कि भाई मुंबई निदेशक को पैसा वास्तव में चाहिए। खर्च की सीमा संबंधी परिपत्र तैयार करने के क्रम में अलग अलग केंद्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में नहीं रखा गया। जब 23 नवंबर 2023 को या 2022 को जब भी ये जो परिपत्र तैयार किया गया था तो उस वक्त अलग अलग केंद्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में नहीं रखा गया, सबको एक साथ ही बना दिया गया। भाई जितने भी क्षेत्रीय कार्यालय सबको 2000 रुपये मिलेंगे, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए था कि कौन सा जो कार्यालय है वो ज़्यादा उच्च स्तर पर है, कौन सा निम्न स्तर पर है, कहाँ ज़्यादा बातचीत होती है, कहाँ कला संस्कृति और साहित्य से ज़्यादा लोग हैं। इस बात का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया। जब खर्च संबंधी परिपत्र तैयार किया गया था 23 नवंबर को, उस परिपत्र में अलग अलग केंद्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में नहीं रखा गया। मुंबई की तुलना अन्य स्थानों से नहीं हो सकती। मुंबई की तुलना अन्य स्थानों से इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि मुंबई क्या है? मुंबई फिल्म, टेलीविजन और बाकी साहित्य के केंद्रों की नगरी है। बाकी शहरों में इतना सब कुछ नहीं होता जितना मुंबई में होता है। अतः मुंबई के लिए खर्च की सीमा बढ़ाकर 6000 रुपये प्रति मास करना युक्ति संगत प्रयुक्त प्रतीत होता है। ये किसने लिख दिया? ये महानिदेशक मणिकांत मंडल ने लिख के भेजा कि वास्तव में मुझे लगता है कि मुंबई जब परिपत्र तैयार हुआ था उस वक्त सबका ध्यान नहीं रखा गया था, सबको एक साथ ही 2000 रुपये दे दिए, लेकिन कहीं खर्च ज़्यादा होता है, कहीं खर्च कम होता है, तो उस हिसाब से मुंबई के लिए खर्च की सीमा को बढ़ा करके 6000 रुपये प्रति मास करना युक्ति संगत यानी बिल्कुल सही प्रतीत होता है। चूँकि मासिक व्यय संबंधी पिछला परिपत्र बोर्ड की अनुमति के बाद जारी किया गया था। अब मणिकांत मंडल जो कि महानिदेशक है वो ये भी लिख रहे हैं मासिक व्यय यानी जो हर महीने का मोबाइल का व्यय वो पिछला परिपत्र बोर्ड की अनुमति के बाद जारी किया गया था। यानी बोर्ड बैठा, कुछ बड़े बड़े अधिकारियों का या केंद्र से मंत्रियों का बोर्ड बैठता है, वो बोर्ड ये पास करता है कि हर क्षेत्रीय कार्यालय को इस खर्च के लिए इतने पैसे दी जाएं, इस खर्च के लिए इतने पैसे जाएं। तो ये मणिकांत मंडल ये कह रहे हैं वास्तव में मुंबई को पैसे की आवश्यकता है, मुंबई कार्यालय को। अतः मासिक व्यय संबंधी पिछला जो परिपत्र था वो बोर्ड के अनुमति के बाद जारी किया गया था। अतः बोर्ड की अगली बैठक में इस पूरे मसले को प्रस्तुत कर उनकी अनुमति ली जानी चाहिए, क्योंकि मणिकांत मंडल जो कि महानिदेशक है वो क्या करते हैं? वो स्वयं ये कार्य नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने लिख दिया कि बोर्ड की जब अगली बैठक होगी तो इस मसले को यानी मुंबई जो क्षेत्रीय कार्यालय है उसके मसले को वहाँ प्रस्तुत किया जाएगा और वहाँ से अनुमति ली जाएगी। और इन्होंने ये अपनी टिप्पणी लिख करके उप महानिदेशक प्रशासन को भेज दी। अब आगे देखो, उधर उप महानिदेशक प्रशासन के बाद जब महानिदेशक नहीं भेज दिया तो उप महानिदेशक तो उसमें क्या करेगा? वो तो केवल हस्ताक्षर कर देगा। अब उधर अपने पत्र का कोई जवाब नहीं पाकर मुंबई केंद्र के निदेशक राकेश कुमार जी चिंता में पड़ गए। अब उधर क्या हुआ? वहाँ तो पैसे की आवश्यकता थी। राकेश कुमार जी ने पत्र लिखा हुआ था किसको? जो मेन कार्यालय था महानिदेशालय दिल्ली को लिखा हुआ था। तो अब
यहाँ तो टिप्पणियां चल रही है एक के बाद एक, तो उधर अपने पत्र का जवाब नहीं पाकर मुंबई के इनके निदेशक राकेश कुमार जी क्या हुआ, चिंता में पड़ गए और उन्होंने महानिदेशालय को अपनी पहली चिट्ठी याद दिलाने के लिए स्मरण पत्र या अनुस्मारक रिमाइंडर भेजा, जो इस प्रकार था। अब क्या हुआ, इसमें आप देख लो बच्चों, ये निदेशक दूरदर्शन है, इसके पास भी कितनी सारी फाइलें हैं और इधर भी बहुत सारी फाइलें हैं। तो सरकारी जो कार्यालय होते हैं वो फाइलों के बल पर ही चलते हैं, और फाइल क्या है, उनकी गाड़ियों के पहिए हैं। फाइल है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं है, हर चीज़ फाइलों में दर्ज होती है। तो अब जब राकेश जी को अपने पत्र का जवाब नहीं मिला तो उन्होंने दूसरा पत्र लिखा अपने पहले पत्र को याद दिलाने के लिए, अपनी पहली चिट्ठी की याद दिलाने के लिए एक स्मरण पत्र या अनुस्मारक रिमाइंडर भेजा, जो इस प्रकार था। अब राकेश जी ने दूसरा रिमाइंडर भेजा कि मैं पहले भी तुमको एक पत्र लिख चुका हूँ मेरे पहले पत्र की अनुपालना में, वो देखो वो अनुस्मारक रिमाइंडर पत्र किस प्रकार है। अब अनुस्मारक या स्मरण पत्र अब दोबारा याद दिला रहे हैं राकेश जी, किसको, दिल्ली कार्यालय को। अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति संस्थान क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई, ये अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति संस्थान नई दिल्ली में है, क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई, ये दोबारा से पत्र लिख रहा है। फाइल संख्या मुंबई वा 5/2005, ये इनके आवक या जावक नंबर है, क्या है जावक नंबर यानी डिस्पैच नंबर है। उससे पहले 271 या 276 नंबर से इन्होंने अपना एक पत्र भेजा, अब अगला पत्र इन्होंने 372 नंबर से भेजा है। कहाँ भेजा है, मुंबई भेजा है, अप्रैल 2005 को, 26 अप्रैल। अब इन्होंने दोबारा पत्र लिखा है, सेवा में महानिदेशक अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति संस्थान, तिलक मार्ग, नई दिल्ली 110001। विषय क्या है, मोबाइल फ़ोन पर होने वाले व्यय के लिए निर्धारित सीमा। यही हमने पहले पढ़ा, पहला पत्र भी इनका ऐसा ही था। पहले जिनको पत्र लिखा जा रहा है उसका पूरा ऑफिस का नाम लिखा जाएगा, फिर जहाँ से पत्र जा रहा है उसका नाम लिखा जाएगा, बाईं तरफ फाइल संख्या, मुंबई, तारीख, सन और जो इनका जावक नंबर है वो लिखा जाएगा। इधर जिसको भेजा जा रहा है उस शहर से जहाँ से भेजा जा रहा है उस शहर का नाम लिख करके और तारीख डाली जाएगी। अब जहाँ भेजा जा रहा है उसका पता लिखा जाएगा, प्रेषित का, जिसको प्रेषित किया जा रहा है, सेवा में महानिदेशक अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति संस्थान, तिलक मार्ग, नई दिल्ली, और ये उसका पिन कोड है। देखो बच्चों, सेवा में जो शब्द है आजकल ये लुप्त होता जा रहा है, सीधा ही महानिदेशक अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति संस्थान भी लिखा जा सकता है, और ये पिन कोड जो उनका पता है या जो एड्रेस है वो लिख दिया गया। विषय उन्होंने लिखा है, जो विषय क्या है, जो पहले जो ही विषय था, मोबाइल फ़ोन पर होने वाले व्यय के लिए निर्धारित सीमा। अब इन्होंने फिर लिखा है पत्र, महोदय कृपया उपयुक्त विषय पर इस कार्यालय द्वारा भेजे गए सम संख्या पत्र का स्मरण करें जो 15 मार्च 2005 को भेजा गया था। सबसे पहले इसने क्या लिखा है, सबसे पहले वो राकेश जी जो क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई के निदेशक हैं, उन्होंने लिखा कि मैंने इससे पहले जो आपके कार्यालय, इस कार्यालय द्वारा यानी मेरे कार्यालय द्वारा भेजा गया सम संख्यक पत्र का, जो सम संख्यक पत्र है उस पत्र का जो मतलब समान संख्या वाला जो पत्र है उसका स्मरण करें, उसे याद करें, जो 15 मार्च 2005 को आपके पास भेजा गया था। निवेदन है कि मोबाइल फ़ोन की मासिक व्यय सीमा को बढ़ाने संबंधी इस कार्यालय के अनुरोध पर विचार कर कृपया आवश्यक स्वीकृति जारी की जाए। देखो अब कितना छोटा सा पत्र लिखा है। पहले तो उन्होंने जो पिछला हमने पत्र देखा था उसमें उन्होंने लिखा था कि यहाँ खर्चा ज़्यादा होता है, यहाँ साहित्य से संबंधित लोग रहते हैं, फिल्म और टेलीविज़न से संबंधित लोग रहते हैं तो उनसे बातचीत करी जाती है, मतलब पूरा उन्होंने अपना विवरण दिया था। लेकिन जब उन्होंने दूसरा अनुस्मारक पत्र लिखा है तो उसमें केवल 3 लाइन लिखी है और उसमें ये लिखा है कि मोबाइल फ़ोन की मासिक व्यय सीमा को बढ़ाने संबंधी इस कार्यालय के अनुरोध पर विचार कर कृपया आवश्यक स्वीकृति जारी की जाए, यानी मासिक व्यय बढ़ाया जाए और मेरे पहले पत्र का स्मरण किया जाए, जिसमें पहले पत्र में मैंने सारी बातें लिख रखी है। राकेश कुमार निदेशक, और यहाँ राकेश कुमार के हस्ताक्षर होंगे। अब आगे देखो, इसमें ध्यान देने बात क्या है, अनुस्मारक पत्र में जब किसी पत्र, ज्ञापन इत्यादि का उत्तर समय पर प्राप्त नहीं होता तो याद दिलाने के लिए अनुस्मारक भेजा जाता है, इसे स्मरण पत्र भी कहते हैं। भाई उसने एक पत्र भेजा, उसके पत्र पे वहाँ टिप्पणी चल रही है कार्यालय में, इस अधिकारी से उस अधिकारी के पास, आपको याद रहेंगे सहायक अधिकारी के बाद अनुभाग अधिकारी, अनुभाग अधिकारी के बाद उपनिदेशक, उपनिदेशक के बाद में महानिदेशक और उसके बाद में निदेशक तक ये पत्र पहुँचते हैं। तो लेखक यहाँ कहना चाहता है जब किसी पत्र, ज्ञापन इत्यादि का उत्तर जब हमको समय पर नहीं मिलता तो हम दोबारा पुनः पत्र लिखते हैं, उसे अनुस्मारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अनुस्मारक, यानी स्मरण दिलाने के लिए, याद दिलाने के लिए मेरा पिछला पत्र आपके यहाँ गया था इस कार्य के लिए। इसका प्रारूप औपचारिक पत्र की तरह ही होता है मगर आकार थोड़ा छोटा होता है। वही औपचारिक पत्र की तरह कहाँ कहाँ क्या क्या लिखना है, बाईं तरफ पत्र ज़्यादा लिखा जाता है और अपना जो शहर का नाम है वो दाईं तरफ लिखा जाएगा।
अनुस्मारक के शुरू में पूर्व पत्र का हवाला दिया जाता है। अनुस्मारक पत्र जब हम लिखना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम अपने पूर्व पत्र का क्या करते हैं, हवाला देते हैं कि मेरा पहला पत्र, हमारा इससे पूर्व का पत्र ये संख्या, ये जावक संख्या थी या ये दिनांक के अनुसार मैंने जो पहले पत्र डाला उसी की अनुपालना में मैं ये दूसरा पत्र आपको प्रेषित कर रहा हूँ। जब एक से अधिक अनुस्मारक भेजे जाते हैं तो पहले अनुस्मारक को अनुस्मारक 1, दूसरे को अनुस्मारक 2, तीसरे को अनुस्मारक 3 इत्यादि लिखते हैं। यानी कि हमने एक मेन पत्र लिख दिया। मेन पत्र जब हम लिख देते हैं और जब हमको उसका उस कार्यालय, मतलब जिस कार्यालय को हमने लिखा है वहाँ से जवाब नहीं मिलता तो हम फिर उसके अनुपालना में दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ऐसे पत्र लिखते जाते हैं, जिन्हें हम अनुस्मारक 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर इत्यादि लिखते हुए जाते हैं और हर पत्र में हर पिछले पत्रों का स्मरण दिलाते हुए जाते हैं। तो देखो बच्चों, हमने आज यहाँ टिप्पणी पढ़ी, अनुस्मारक पत्र पढ़ा। आगे की कक्षा में हम जो और टिप्पणियाँ लिखी जाएंगी और जो पत्र लिखे जाएंगे, अनौपचारिक, औपचारिक जितने भी पत्र हैं उसे हम पढ़ेंगे। तब तक आप पिछली कक्षा का और इस कक्षा के पत्र को आप पढ़िए और उन्हें आपस में जोड़ने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद बच्चों।